दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये अकाउंटिंग सिस्टम है और इसमें ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं रिकॉर्ड, फिर यहाँ पर पोस्ट हो रही होती है। इसको क्लासीफाइंग भी कह सकते हैं। वैसे ये अकाउंटिंग सिस्टम होता है। जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं और क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट। खत्म हो गया क्या? डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा तो जर्नल तो बनता ही जाएगा और बहुत बड़ा सा रजिस्टर होगा। ज्यादातर क्या ट्रांजैक्शंस होती होंगी बिजनेस की? सेल्स, परचेजेस, मेनली ये दोनों ही हैं। ये बहुत ज्यादा हो रही होंगी। रेंट महीने में एक दफा आएगा, तनख्वाह एक महीने में एक दफा आएगी, रिपेयर कौन से हर 5 मिनट बाद करा रहे होंगे। तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल्स की और परचेजेस की और कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बिजनेसेस जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो वो बिजनेसेस जर्नल की जगह काफी सारे छोटे छोटे जर्नल बना लेते हैं। इसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी कहते हैं। यानी वो बिजनेसेस जिनमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है वो एक जर्नल की जगह काफी सारे जर्नल बनाने लग जाते हैं। इनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। ये अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल की जगह वो बिजनेसेस जिनमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं वो अलग अलग जर्नल बना लेते हैं। सेल्स जर्नल अलग बना लेते हैं और इसको सेल्स डेट बुक भी कहते हैं। सेल रिटर्न जर्नल अलग बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ये डे बुक सेल्स के साथ लिख दिया, इसको क्या कहेंगे? सेल रिटर्न डे बुक। इसी तरह परचेज जर्नल भी होता है और उसका एक और नाम क्या होगा? परचेज डे बुक। परचेज रिटर्न जर्नल भी होता है तो उसका नाम होगा परचेज रिटर्न डे बुक भी कह सकते हैं उसको। फिर एक होती है कैश बुक। ये कैश बुक ही है, इसको कैश डे बुक नहीं कहते। और इसके अलावा एक होता है जनरल जर्नल। तो वो बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस जिनकी हो रही होती हैं वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल की जगह ये बहुत सारे जर्नल ले आते हैं। इन सब की जगह अकाउंटिंग सिस्टम में ये है इधर, यानी रिकॉर्डिंग। जी कैश बुक है, बैंक बुक भी कह सकते हैं, कैश बुक ही है। और ये जो मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा वो भी बात जरूर लिख लीजिएगा कि वो बिजनेसेस जिनमें ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वो जर्नल की जगह ये बहुत सारे जर्नल बना लेते हैं। यानी अकाउंटिंग सिस्टम में इनकी जगह यही है, इधर रिकॉर्डिंग। बस एक जर्नल की जगह ये बहुत सारे जर्नल हो लेते हैं। यहां तक बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस यहां रिकॉर्ड होती हैं और वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अपने अपने टी अकाउंट में पोस्ट होती हैं। तो वो जो बिजनेस सिर्फ एक जर्नल बनाता था उसकी सारी ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड होनी थी, और अगर एक बिजनेस इसकी जगह अब ये 6 जर्नल बना रहा है तो सारी ट्रांजैक्शंस 6 दफा रिकॉर्ड होंगे। फिर ट्रांजैक्शंस को फिर तोड़ना पड़ेगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगी, कुछ इसमें 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 होंगी। तो ट्रांजैक्शंस अब इन बुक्स में बंट जाएंगी।
ये जो सेल्स डे बुक है इसमें रिकॉर्ड होती हैं क्रेडिट सेल्स, बस बता रहा हूं, सेल्स डे बुक में बस क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। बल्कि बार बार क्या लिखने की जरूरत है, सेल्स से लेके परचेज रिटर्न तक इन चारों में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो इनके नामों से लग रहा है। यानी सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होती होंगी, क्रेडिट सेल्स, सेल रिटर्न्स डे बुक में क्रेडिट सेल रिटर्न्स, परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेजेस, और परचेज रिटर्न्स डे बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न्स। तो इन चार बुक्स में जो इनके नामों से लग रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं बस, और बाकी दोनों में डेबिट वाली होती होंगी। क्रेडिट मैंने उधार वाला क्रेडिट का है। तो जो पहली चार बुक्स हैं ये अपने अपने नाम के हिसाब से ही सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए बनी है। और कैश बुक क्या लगता है नाम से, इसमें कैश बैंक की सारी रिसीव पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, यानी जो कैश बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें रिकॉर्ड होती हैं। और वो ट्रांजैक्शंस जो इन पांच में नहीं फिट आ रही वो जनरल में है। जैसे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, वो तो ऊपर में कहीं नहीं है, वो जनरल में है। बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, वो ऊपर में कहीं नहीं है, नीचे आएगी। अदर इनकम तो अगर पैसे मिल रहे हैं तो कैश बुक में आ जाएगी ना। प्लांट खरीदा है उधार पे, प्लांट डेबिट पेबल फॉर प्लांट क्रेडिट जनरल में, और प्लांट कैश में खरीदा है तो फिर तो कैश बुक में आ जाएगा। कैश सेल्स कैश बुक में। तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस इनमें रिकॉर्ड होती हैं। और ये अकाउंटिंग सिस्टम में किस लेवल में, रिकॉर्डिंग लेवल पे है कि पोस्टिंग लेवल पे? रिकॉर्डिंग लेवल पे। अच्छा, चूंकि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का टॉपिक और उसके फॉर्मेट्स तो नहीं पढ़ रहे, चैप्टर तो पूरा नहीं करना हमने, तो इंट्रो में सिर्फ उतना बता रहा हूं कि आप लोग एरर्स में इनको हैंडल कर पाए। ये एक बार ना, क्योंकि मैंने पूरा बोर्ड फैलाना है तो पहले मुझे एक दफा कम से कम आधा बोर्ड बना के देख लें कि मैं कर क्या रहा हूं, फिर मुताबिक आप उसके रजिस्टर पे नोट करिएगा। सेल्स डे बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? चूंकि इसमें रिकॉर्ड होती ही बस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसमें डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक अ रजिस्टर। बस एक रजिस्टर है जिस रजिस्टर के अंदर डेट आ रही होगी, कस्टमर के नाम आ रहे होंगे कि किस किस को सेल कर रहे हैं, और सेल की अमाउंट आ रही होगी। मिसाल के तौर पे 1 नवंबर को ए को 10,000 रुपए की सेल्स की, डी को 12,000 रुपए की सेल्स की, एफ को 18,000 रुपए की सेल्स की, एक्स को 15,000 रुपए की सेल्स की। इस तरह कस्टमर्स के नाम आते जा रहे होंगे और उनको जितनी सेल्स की है उनकी लिस्ट बन रही है। इसमें मैंने कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। इसको डे बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोज की रोज ट्रांजैक्शन बहुत सारी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री होती क्या है? डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन इस बुक में डेबिट क्रेडिट की शक्ल में नहीं लिखा जाता। पता ही है क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल पता ही है कि किस किस अकाउंट में पोस्टिंग होगी, डेटर में डेबिट साइड पे और सेल्स में क्रेडिट साइड पे। जब पता ही है इस बात का तो टी अकाउंट में पोस्ट करते हुए लिख लेंगे। इसलिए अभी इस वक्त जर्नल की शक्ल, डेबिट क्रेडिट की शक्ल लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता है सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिख रहे हैं, तो एक लिस्ट की शक्ल में इसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है। दिन खत्म हो गया या पेज खत्म हो गया तो पेज का हो गया टोटल। ये कितना बना? 30 और 40 और 55। एक थी सेल रिटर्न्स डे बुक, वो भी बिल्कुल इसी तरह से इसी शक्ल की होती है।
डेट आ रही होगी, कस्टमर्स के नाम आ रहे होंगे। और कस्टमर एफ ने 3000 की चीज़ें वापस कर दी और कस्टमर एक्स ने 2000 की चीज़ें वापस कर दी। टोटल क्या बना? 5। अरे वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, 3 और 2 5। और कैश बुक, कैश बुक में चूंकि रिसीट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, तो इसमें फिर जिस तरह आप लोगों ने नॉन प्रॉफिट के लेक्चर अगर सुन लिए हुए हैं, तो उसमें एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। रिसीट्स पेमेंट साइड अलग अलग है, तो कैश बुक में रिसीट की साइड अलग, पेमेंट की अलग होती है। और उसकी तरतीब यही होती है कि इस साइड पे रिसीट्स और इस साइड पे पेमेंट्स। कस्टमर ए से 4000 रिसीव हुआ और कस्टमर डी से 7000 रिसीव हो गया और कस्टमर एफ से 8000 रिसीव हो गया। कस्टमर एक्स ने भी कोई पैसे नहीं दिए। ये मैंने डेट सिर्फ लिखी है ये बताने के लिए कि डेट वाइज ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बात बताने लगा वो इंपॉर्टेंट है। इन तीनों किताबों में अकाउंटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हो गई रिकॉर्डिंग। ये बुक्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और इनमें हुई है रिकॉर्डिंग। अगला स्टेप, लेजर में इन सब की पोस्टिंग होगी। इस बुक से कहां कहां किस किस टी अकाउंट में पोस्टिंग जानी है? डेटर में और सेल्स में। क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो हर एक से अलग अलग कितने पैसे लेने ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हर एक के अलग अलग अकाउंट बनेगा। अब इसको जब पोस्ट कर लें हम, तो ए के लेजर में आ जाएगा 10,000 इधर, डी के लेजर में आ जाएगा 12, एफ के लेजर में आ जाएगा 18 और एक्स के लेजर में आ जाएगा 15। सेल्स में ये भी सेल्स में जाना है, ये भी सेल्स में जाना है, या हर एक की सेल्स भी अलग रिकॉर्ड होनी चाहिए? या सेल्स तो बस सेल्स है? सेल्स तो सेल्स है। तो डेटर के लिए ए एफ डी एक्स का अलग अलग अकाउंट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अलग अलग पार्टी है, पता तो चले किससे कितने पैसे लेने हैं। ये डेटर्स ही, ये सब डेटर्स हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग अकाउंट बन रहा है। इन सबको सेल्स कर रहे हैं। सेल्स तो बस बिजनेस की सेल्स हैं, तो इसलिए सेल्स का तो एक ही अकाउंट होगा। ये वहां डेबिट चले गए और इनका क्रेडिट सेल्स में। अच्छा, जब इन सब का क्रेडिट इधर ही आना है तो एक एक अमाउंट लिखने की बजाय आसानी है क्यों ना टोटल लिख लें, तो इस पेज का टोटल इधर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सेल रिटर्न्स के साथ भी शुरू होगा कि इन दोनों ने रिटर्न्स की हैं, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो जब पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो इनमें क्रेडिट साइड पे नहीं, ए ने नहीं किया, एफ ने किया है 3000 और एक्स ने किया है 2000। और इसका डेबिट का डेटर क्रेडिट और सेल्स नहीं, सेल रिटर्न्स डेबिट। तो सेल रिटर्न्स में ही जब डेबिट जाने हैं दोनों, तो 5000 ही कर देते हैं, बजाय इसके कि 3000 और 2000 अलग अलग करें, 5000 कर देते हैं। और क्या ट्रांजेक्शन है? रिसीट्स हैं। कैश मिला है, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो ये हो गई सारी रिकॉर्डिंग। अब जब पोस्टिंग करेंगे तो ए से मिला है 4000, डी से 7000 और एफ से 8000। ये हो गए डेटर क्रेडिट। और डेबिट कहां जाना है? कैश में। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये अकाउंटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है? रिकॉर्डिंग। यानी ये बुक्स हैं जिनमें रिकॉर्डिंग हो रही है।
ये क्या है? लेजर जिसमें पोस्टिंग हो रही है। तो यहां से रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस यहां पोस्ट हो रही हैं। ऊपर बेशक डेबिट क्रेडिट की शक्ल में नहीं लिखी हुई, लेकिन नीचे तो डेबिट क्रेडिट को इज्जत मिल गई है ना। अब यहीं से आगे ट्रायल बन जाएगा। ऊपर डेबिट क्रेडिट पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस वो हैं जिनमें डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट होना था। तो जब पता है कि डेटर डेबिट क्रेडिट सेल्स क्रेडिट होनी है, तो एक ही बार लिस्ट बना लें, यहीं से डेटर डेबिट कर लेंगे और इस टोटल को ही सेल्स में क्रेडिट कर लेंगे। यही सलूक सेल रिटर्न के साथ भी किया। लेकिन ये जो कैश बुक है, इसकी शक्ल है ये अकाउंट वाली, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे रिसीट्स आती हैं, पेमेंट्स आती हैं। तो ये बुक तो है, यही बुक टी अकाउंट भी है। ये दोनों बुक्स हैं, जर्नल हैं बस। इनमें जो रिकॉर्डिंग होगी, यहां से आगे लेजर में दोनों जगह पोस्टिंग जाएगी। ये डेबिट भी गया है, क्रेडिट भी गया है। सेल रिटर्न्स डेबिट आया है, डेटर्स में क्रेडिट आया है। कैश बुक, जिन लोगों से पैसे मिले हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट तो हो रहा है, और डेबिट इसका वो है ऑलरेडी। ये जो कैश बुक है, ये बुक भी है, और जब लेजर्स बन रहे होंगे तो फिर यही लेजर भी है, क्योंकि उसकी शक्ल ही लेजर वाली है। दोबारा बनाना है तो बना ले, फिर से टी ही बनेगा, फिर से इधर डेबिट पे रिसीट्स ही आनी है, इधर पेमेंट्स ही आनी है। तो इसलिए ये जो कैश बुक है, ये बुक भी होती है, और ये कैश और बैंक का अकाउंट भी है। यहां तक जो बताया कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये बुक्स हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर यहां से पोस्टिंग होनी है। कैश बुक, बुक भी है, इसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, और कैश में जो पोस्टिंग होनी थी वो उसमें ऑलरेडी है, बस क्रेडिट है जो यहां पोस्ट करना था। इसी तरह मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर कोई पेमेंट हुई होती तो यहां लिखते रिकॉर्ड हो गई, पोस्ट करने लगते तो फलाने में डेबिट और कैश में क्रेडिट, अरे वो तो ऑलरेडी है। तो कैश बुक, बुक भी है रिकॉर्डिंग के लिए, और जब पोस्टिंग की बारी आएगी तो यही शक्ल कैश का टी अकाउंट भी है। इस रिकॉर्डिंग से जब यहां पोस्टिंग हुई तो डेबिट क्रेडिट की शक्ल में हुई है पोस्टिंग, ऊपर अभी डेबिट क्रेडिट की शक्ल नहीं थी। इस मिसाल में जो मैंने सामने बनाई है, अगर कोई एरर यहां लिखते हुए हो गया, यानी 10,000 की जगह 1000 लिख दिया, तो उसका असर डेटर में भी गया, सेल्स में भी गया। लेकिन अगर टोटल करते हुए ये 55,000 की जगह टोटल में गलती हो गई और ये 50,000 टोटल हो गया, तो सिर्फ सेल्स में गया, क्योंकि टोटल सेल्स में गया है, इनमें तो इंडिविजुअल गए हैं। यहां पर लिखने की गलती थी तो दोनों जगह असर गया, टोटलिंग की गलती हुई तो सिर्फ सेल्स में, डेटर्स में नहीं। ये मुझे जगह चाहिए, आप वैसे ही कहीं नीचे कोने में लिख लें कि कैश बुक, जो मैंने मिटाया है कि बुक्स ऑफ प्राइम, ये बुक भी है और टी अकाउंट भी है, ये कहीं कोने में लिख लें, क्योंकि वो चीज़ मैंने मिटा दी, बाकी तो नहीं मिटा रहा। कैश बुक, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है, और कैश और बैंक का टी अकाउंट भी है। ये दीवार है, ये लाइन, ये एक सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो मैं इधर बना रहा हूं। अब आप अगर इसको नोट करना चाहें तो ये मैंने एक सिनेरियो पूरा किया है, और इतना ही, तकरीबन इतनी ही जगह गिरने वाला एक और सिनेरियो बनाऊंगा। जब वो बना लूंगा तो इसकी एक हेडिंग बताऊंगा और उसकी एक हेडिंग बताऊंगा। अब आपने नोट करना है इसको तो कर लें बेशक। ये एक सिनेरियो है, इसकी मैं एक हेडिंग दूंगा भी थोड़ी देर तक। बिल्कुल इसी तरह का एक सिनेरियो मैं यहां बनाऊंगा, यानी अब ये 2 सिनेरियोज हो जाएंगे, इतनी ही जगह घेरेगा, और इस सिनेरियो की एक हेडिंग बना के दूंगा और इस सिनेरियो की एक हेडिंग बना के दूंगा। फिर आपको कुछ कंक्लूजन की टिप्स लिखवाऊंगा कि ये सब क्या बात हो रही थी।
अच्छा, ये मैंने मिसाल सेल्स के लिए, जो मैं इससे कंक्लूड करूंगा ना, सेम चीज़ परचेजेस के लिए भी होगी। यानी मैं उसमें फिर अगर लिखूंगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ, फिर मैं परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक और यहाँ क्रेडिटर्स सप्लायर्स के अकाउंट बना रहा होता, और यहाँ कैश बुक में पेमेंट्स आ रही होती। बस मैं सेल से जो बात समझा दूंगा, पेमेंट्स वाली, परचेजेस वाली भी वही बात ही होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर दें, इनके सीडी बैलेंसेस कितने हैं देखें। वैसे तो पूरा साल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, लेकिन शक्ल तो ऐसी ही होगी ना। इसका सीडी 6000, इसका 5, इसका 7, इसका 3। नहीं, बस डेटर्स के काफ़ी थे।
चलिए इधर समझिए, कुछ रह तो नहीं गया, सेम ही किया ना। सेल्स डे बुक में सेल्स रिकॉर्ड हुई और यहां से सेल्स ए की यहां पोस्ट हो गई 10,000 और डी की यहां पोस्ट हो गई 12,000 और एफ की यहाँ पोस्ट हो गई 18,000 और एक्स की यहाँ पोस्ट हो गई 15,000। रिटर्न यहाँ पोस्ट हुई नहीं, इसकी तो है ही। रिटर्न यहाँ आ गई 3,000 और रिटर्न यहाँ आ गई 3,000। और यार पहले भी यही किया था मैंने, 2। कैश आ गया 4,000 और कैश आ गया 7,000 और कैश आ गया 8,000 और सीडी हो गया 6,000 5,000 7,000 और 13। इसका टोटल सेल्स में क्रेडिट गया और एक एक करके डेटर्स में। इसी तरह से रिटर्न्स टोटल इधर आया और एक एक करके उनमें चला गया। रिसीट्स कैश बुक में तो ऑलरेडी हैं और उन सब में एक एक करके चली गई। कंट्रोल अकाउंट का वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिर्फ डेटर भी चलेगा, लेकिन कंट्रोल अकाउंट का वर्ड लिखा मैंने। इसका टोटल सेल्स में क्रेडिट और यही टोटल डेटर्स में डेबिट। यही वाला टोटल यहां पर आया है और यही टोटल इधर है। इसी तरह सेल रिटर्न्स, ये टोटल सेल रिटर्न्स में डेबिट और इधर ही डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट। ये रिसीट्स एक एक करके तो यहां हैं, टोटल इनका यहां कितना 19,000। इस अकाउंट का सीडी बैलेंस कितना 31,000। इन चारों को टोटल करें 6,000 5,000 7,000 13,000 है। ये क्या जादू हो गया? क्यों ये क्यों आ गया सेम? सेम मैं कह रहा हूं उन चारों का सीडी टोटल कर लें तो इसके, क्योंकि जो हमने वहां अलग अलग लिखा है उसी की टोटल शक्ल ये है। उन सबकी सेल्स टोटल यहां लिखी है, उन सबकी रिटर्न टोटल यहां लिखी है, उन सबकी रिसीट टोटल यहां लिखी है, तो बैलेंस टोटल ही आना था। अगर बिजनेस ये वाला सिस्टम सिनेरियो फॉलो कर रहा हो तो इसमें हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट, लेजर, इसको जनरल लेजर भी कहते हैं, सिस्टम का हिस्सा है और सेल रिटर्न्स तो है ही है। लेकिन अगर बिजनेस ये वाला सिनेरियो फॉलो कर रहा हो, दोनों की हेडिंग बताऊंगा अभी, तो ये बिजनेस क्या करता है कि ट्रायल में रश मचाने की बजाय ये वाले जो इंडिविजुअल के अकाउंट्स हैं ये एक अलहदा रजिस्टर में बना लेता है और जो मेन जनरल लेजर है उसमें इन सब की जगह एक ही कंबाइंड डेटर अकाउंट बना लेता है जिसको डेटर्स कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अगर बिजनेस इन सब लोगों को अपने जनरल लेजर, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा है ना, अकाउंटिंग सिस्टम जनरल लेजर ट्रायल, इस लेजर को जनरल लेजर भी कहते हैं। जनरल लेजर जो अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने लेजर लिखा हुआ ना, उसको जनरल लेजर भी कहते हैं। वो बिजनेस जो इन सब कस्टमर्स के अकाउंट के बैलेंसेस का ट्रायल में रश नहीं मचाना चाहता, वो इन इंडिविजुअल्स के टी अकाउंट्स किसी और रजिस्टर में बना लेता है और वो मेन रजिस्टर जहां सारे टी अकाउंट्स मौजूद हैं, जहां से आगे ट्रायल बनना है, वहां पर उन सब की जगह एक कंबाइंड अकाउंट बना लेता है। यहां पर क्या हुआ, इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट भी इसी मेन रजिस्टर का हिस्सा हैं जिसमें सारे टी अकाउंट्स आ रहे हैं। जबकि इस सिनेरियो में क्या हुआ, इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के टी अकाउंट हैं उसी शक्ल के, लेकिन ये एक अलहदा रजिस्टर में बना दिए
लेकिन जो मेन अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा है वहां पर इन सब की जगह एक कंबाइंड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बना लिया। इसमें जितना डेबिट 55 हो रहा है वही 55 इधर क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, डेटर कंट्रोल अकाउंट में फिगर्स पोस्ट कौन सी हो रही हैं? इन कॉलम्स का टोटल। सेल्स अकाउंट में भी टोटल, सेल रिटर्न्स टोटल, सेल रिटर्न्स में टोटल ही डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में। तो फिर ये रहने देते हैं, ना बनाते जब टोटल बना रहे थे। हर एक का बैलेंस भी तो पता चले ना। तो इसलिए अलहदा से, जिस तरह आप समझें कि एक आपने अपना रफ रजिस्टर बनाया हो और एक मेन नीड रजिस्टर बनाया हो, तो ये नीड रजिस्टर है, यानी अकाउंटिंग सिस्टम का जिसमें डेबिट क्रेडिट पूरा होना है। डेबिट इधर आना है तो क्रेडिट इधर जाना है, फिर यहां से ट्रायल बनना है, वो ये है। ये एक अलहदा रफ से रजिस्टर में एक रफ सा रिकॉर्ड रखा हुआ है ताकि क्या पता चले कि हर एक से इंडिविजुअली क्या रिसीवेबल है। इनको मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं। इस सिनेरियो में अगर बिजनेस ये सिनेरियो फॉलो करता हो तो अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा वो इंडिविजुअल नहीं, ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है। और अगर बिजनेस ये सिनेरियो फॉलो करता हो तो कोई कंबाइंड अकाउंट नहीं, हर इंडिविजुअल कस्टमर का टी अकाउंट हमारे मेन सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा। फिर इन दोनों सिनेरियोज में फर्क है। फर्क कस्टमर सप्लायर का, ये मैंने सेल की मिसाल दी है। अगर यही परचेजेस की मिसाल होती तो इस सिनेरियो में इंडिविजुअल सप्लायर्स के टी अकाउंट मेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और इस सिनेरियो में मेन सप्लायर के टी अकाउंट्स अलहदा रफ रजिस्टर में बने होते और मेन सिस्टम के अंदर क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट आ रहा होता। इसको नोट करना जरूर। इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए इफ कंट्रोल अकाउंट आर मेंटेन्ड, और इसकी हेडिंग आ जाएगी इफ नो कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ये इतना जरूरी क्यों है जानना, एक बार ये हेडिंग दे लें और ये बना लें, फिर कंक्लूजन बताता हूं कि सारे क्या टाइम लगाए इसके, क्या किया ये सारा। अच्छा, इसको जब नोट करें ना, चले पहले नोट करने में बताता हूं। जी नोटेड। तो मैं नोटेड एक ओवरव्यू दोबारा देखें। अगर कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, ये लिख ली स्प्रेडिंग,
इस सिनेरियो की हेडिंग है कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल कस्टमर्स, इंडिविजुअल सप्लायर्स के अलग अलग टी अकाउंट मेन सिस्टम का हिस्सा है, बुक्स से टोटल सेल्स में पोस्ट हो जाता है, लेकिन इनमें इंडिविजुअल ही पोस्ट होंगे। इस सिनेरियो में इफ कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड तो इंडिविजुअल सप्लायर्स और कस्टमर्स के टी अकाउंट्स एक रफ रजिस्टर में होंगे, मेमोरेंडम रिकॉर्ड भी कहते हैं उनको, मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे। ये जो मैं इसको उधर दायरे में बंद कर दिया, या आपने अगर दायरा लगाया तो ये बात लिखें कि इस सिनेरियो में ये इंडिविजुअल कस्टमर सप्लायर्स के जो टी अकाउंट्स हैं वो एक सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यानी जो मेन सिस्टम है ना, जर्नल, लेजर, उसी से आगे ट्रायल, यानी इनके सीडी ट्रायल में जाने इस सूरत में, हाँ इस सूरत में इनके सीडी नहीं जाएंगे ट्रायल में, ये वाला सीडी ट्रायल में जाएगा। तो ये बनाई क्यों रहे हैं, ताकि इनका अलग अलग हिसाब पता चले। पैसे तो लेने ना, मस्जिद में थोड़ी आन करें जिस दिन पैसे देने आ जाए, हमें पता होना चाहिए ना किससे कितने पैसे लेने हैं। तो ये रिकॉर्ड रखना जरूर है, लेकिन एक रफ रिकॉर्ड है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। मेन सिस्टम वो है, उससे आगे ट्रायल बनना है। अब बताता हूं कि ये सारी बात हुई ही क्यों है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये होता है, बाय डिफॉल्ट ये। वैसे तो इस दफा सवाल में क्लियरली बताया हुआ था कंट्रोल अकाउंट नॉट मेंटेन, लेकिन पहले पुराने सवाल से उनमें नहीं बताया होता था। तो बाय डिफॉल्ट ये अच्छा, जो बातें मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई ज़बानी बोली हैं, मैं दोहराता हूँ अगर किसी ने नहीं लिखी तो। एक बात मैंने की है कि ये जो सारा इस लेफ्ट वाले बोर्ड पे है ये है इफ कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, और वो जो राइट वाले में किया हुआ है वो है इफ कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ये लिख लिया। फिर एक बात मैंने की है कि वो जो इफ कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, तो ये जो दायरा लगाया है इसके बारे में मैंने बोला था कि ये सब इंडिविजुअल कस्टमर सप्लायर का टी अकाउंट्स रफ रिकॉर्ड में, मेमोरेंडम रिकॉर्ड में है, मेन डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ट्रायल में यहां से बैलेंसेस नहीं जाएंगे, कंट्रोल अकाउंट से बैलेंसेस जाएंगे। ये लिखा है। अच्छा जी, अब कंक्लूजन के ये सब बात की क्यों है, तो मैंने क्योंकि इन पे डिस्कशन करनी है इसलिए मैं मिटा तो नहीं सकता, तो मैं आपको ज़बानी बताता हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। अब जो बताने लगा ना गाइडेंस, वो आप एक 3 कॉलम वाले टेबल में लिख लें। जिस तरह वो इन्वेंट्री की एंट्रीज बताई थी ना, मैं अंग्रेजी बताता था, और फिर के पीरियोडिक सिस्टम में क्या एंट्री हो गया, परपेचुअल में क्या होगी, इस तरह 3 कॉलम में एक चीज़ बताने लगा हूँ। पेज पे 3 कॉलम बना लें, उसके बारे में हम आपको अब इस सारी मेहनत की वजह बताने लगा। पेज पे 3 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। दूसरे कॉलम पे लिख लें इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड, और तीसरे कॉलम पे लिख लें इफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। दूसरे कॉलम में इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड, और तीसरे कॉलम में इफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। यानी मैं इसमें करूंगा ये कि जो चीजें पहले कॉलम में बताऊंगा कि ये हुआ तो इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड तो क्या करना है, इफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड तो क्या करना है, अगर ये हुआ तो इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड तो क्या करना है, इफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड तो क्या करना है। ये सब समझे बात, किस तरह लेके चलना है। अब एक एक करके पूछता जाता हूं आपसे और फिर वहां लिखते जाएंगे। सेल्स डे बुक नहीं, सेल्स डे बुक नहीं, सॉरी,
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में अगर कास्टिंग एरर्स हुए हैं तो पहले कॉलम में लिखे नंबर 1 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के कास्टिंग एरर्स। कास्टिंग मतलब टोटल करने को कहते हैं। अब आप बताएं कि अगर कंट्रोल अकाउंट बनते हैं और ये 55,000 टोटल करते हुए गलती हो गई तो इसका इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट में भी जाएगा, सेल्स में भी जाएगा, यानी डेटर और सेल्स दोनों को इफेक्ट करेगी ये गलती, और सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। जब एक गलती ने डेबिट क्रेडिट दोनों को इफेक्ट कर दिया तो सस्पेंस अकाउंट चाहिए नहीं। लेकिन अगर यहां पर टोटलिंग की गलती हो गई तो सिर्फ सेल्स हिट हुई हैं, डेटर्स नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें टोटल जा ही नहीं रहा। अब ठीक करने में सस्पेंस अकाउंट आएगा। ये लिखनी है बात कि नंबर 1 मैंने कहा कि अगर बुक्स के कास्टिंग एरर है तो इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन में आप लिखेंगे कि वो एरर सेल्स और डेटर दोनों को अफेक्ट करेगा, इसलिए करेक्शन में सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। नहीं समझ आ रही बात ना? मैंने पहला इस सारी मेहनत का कंक्लूजन ये है कि मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स में गाइड कर रहा हूं। पहला एरर मैंने बताया बुक्स का कास्टिंग एरर, पहले कॉलम में बुक्स का कास्टिंग एरर। अब इस मसले का हल बता रहा हूं। इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड, यानी दूसरा कॉलम जो बनाया हुआ है, तो ये कास्टिंग एरर सेल डेटर दोनों को अफेक्ट करेगा, इसलिए इसकी करेक्शन में सस्पेंस यूज नहीं होगा। और इफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड में इस कॉलम में क्या लिखे हैं? ये सिर्फ सेल को अफेक्ट करेगा, डेटर को नहीं करेगा, इसलिए करेक्शन में सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह के और मजीद कुछ एरर्स हैं जिनके लिए हमें फर्क करना पड़ेगा कि कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड और कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो उनके लिए मैंने ये आपको कहानी सुनाई है सारी। दूसरा एरर, बुक्स में रिकॉर्डिंग एरर हो गया। बुक्स में रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई जी। कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, ये 12 गलत लिख दिया। 12 गलत लिखा तो इधर भी गलत आएगा और टोटल भी गलती होगा। यानी रिकॉर्ड करने की गलती हुई तो दोनों को अफेक्ट करेगी और ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। यहां पर ये 12 गलत लिख दिया तो टोटल भी गलत आया। वही गलत डेटर में गया, वही गलत सेल्स में गया, तो गलती ने दोनों को अफेक्ट किया और ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट नहीं चाहिए। तो जो बुक्स पे रिकॉर्डिंग का एरर है वो इन दोनों में सेल डेटर दोनों को अफेक्ट कर रहा होगा और ठीक करने के लिए सस्पेंस नहीं चाहिए। तीसरा एरर, अच्छा ये आपकी अकल पे एक बात छोड़ रहा हूं कि ये जो मैंने जितनी कहानी सेल्स और डेटर्स की है, परचेज और क्रेडिट्स के लिए भी वही बात है। तीसरा एरर, इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के टी अकाउंट्स में कोई गलती हो गई है। इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के टी अकाउंट में कोई गलती हुई है, लिखते हुए हो गई, टोटल करते हुए हो गई, तो चूंकि ये सिस्टम का हिस्सा है तो इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। इनमें कोई गलती हो गई है तो बस मिटा के ठीक कर देंगे, रफ वर्किंग जो हो रही है, रेक्टिफाइंग एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा, इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट में गलती हुई है। बशीर के अकाउंट में डेबिट साइड पे टोटल गलत कर दिया, अकरम के अकाउंट में क्रेडिट लिखना था डेबिट लिख दिया, और शौकत ने पैसे देने थे दे दिए, हमने लिखे ही नहीं। तो जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट में, यानी ये टी अकाउंट्स में गलती है, टी अकाउंट्स की गलती बताई हुई है, इस सिनेरियो में चूंकि वो इंडिविजुअल्स के अकाउंट सिस्टम का हिस्सा हैं तो उनकी रेक्टिफिकेशन बिल्कुल करेंगे, यानी उनकी होगी रेक्टिफाइंग एंट्री।
लेकिन इसमें चूंकि हमारे वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उनकी गलती मिटा के ठीक कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करने की जरूरत है। तीसरी बात दोबारा सुनिए, इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के टी अकाउंट्स में कुछ गलती हुई है, कुछ लिखने की, कोई टोटल करने की गलती हो गई, तो इस केस में यानी कंट्रोल अकाउंट इज ये इधर ये क्या है, कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो फिर चूंकि ये टी अकाउंट्स हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं तो इनकी गलतियों की बाकायदा रेक्टिफाइंग एंट्रीज करेंगे। लेकिन इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड तो फिर ये इंडिविजुअल चूंकि अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो फिर इनकी गलतियां ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही इनके अकाउंट में मिटा के ठीक कर देंगे जो करना है। दोबारा तीसरा एरर है, इन इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट्स के कोई एरर बताए हो। इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड तो ये अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा चूंकि नहीं है इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर क्वेश्चन आया और उसमें लिखा हुआ कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड और एरर्स में लिस्ट में एक एरर हुआ कि ये एक अकाउंट में ये इतने लिखने थे इतने लिख दिए, तो आप उसका जवाब लिखेंगे नो रेक्टिफाइंग एंट्री नीडेड। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। और इफ कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड तो फिर तो ये बाकी अकाउंट्स की तरह के नॉर्मल अकाउंट्स हैं, इनमें कोई गलतियां होंगी तो होंगी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। इन 3 टाइप्स ऑफ एरर्स के लिए ये सारी मेहनत की है। अब करते हैं एक सवाल है, क्या बात? हाँ, अगर बुक्स में रिकॉर्डिंग एरर है ना तो उससे दोनों अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं और रेक्टिफाई करने में सस्पेंस नहीं चाहिए, जो मर्जी केस हो। अगर रिकॉर्डिंग ही गलत की है तो चाहे कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते चाहे कंट्रोल अकाउंट बनते हैं, इस एरर का डेबिट क्रेडिट दोनों जगह अफेक्ट जाएगा। देखिए अगर 12,000 की जगह 1200 लिख दिया तो यही 1200 यहां भी लिखेंगे, इधर भी गलती आ गई, और टोटलिंग के अंदर भी तो 1200 ही टोटल आएगा ना, तो फिर टोटल भी गलत है, ये भी गलत है, उधर डेबिट पे भी गलती गई क्रेडिट पे भी गलती गई, तो ट्रायल आउट हो रहा है, ट्रायल आउट हो रहा है, डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, तो सस्पेंस चाहिए नहीं चाहिए। ये 12,000 लिखा ही नहीं, तो जब यहां लिखा ही नहीं तो फिर टोटल में नहीं आया, और यही टोटल इधर जाना था यही टोटल इधर जाना था, तो सेम गलती दोनों जगह अफेक्ट कर गई। ट्रायल आउट नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं चाहिए होगा। तो दोनों केसेस में इस मसले का एक ही हल है कि गलती दोनों जगह गई है और करेक्शन के लिए सस्पेंस की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो फिर एक में गलती है, क्योंकि इस 55,000 को सिर्फ यहां पोस्ट किया है, डेबिट तो 55 को नहीं पोस्ट किया, वो तो अलग अलग डेबिट हुए हैं, तो इसलिए टोटलिंग में गलती थी, बुक्स में तो सिर्फ एक जगह गलती आई है और ठीक करने के लिए सस्पेंस इन्वॉल्व होगा। लेकिन जहां पर टोटल ही डेबिट और टोटल ही क्रेडिट किया है, तो अगर टोटल गलत हुआ तो दोनों जगह गलती गई और ठीक करने के लिए सस्पेंस नहीं चाहिए। देखें, ये सिर्फ टिपिकली सेल परचेज ट्रांजैक्शन के कुछ एरर्स जो सामने लिखे हैं, उसके अलावा अगर आपको सवाल वाला क्लियरली कह देता है कि ये टोटल ठीक हुआ था, उसको डेटर में ठीक लिखा, सेल्स में लिखते 55,000 को 5500 कर दिया, तो अब तो बहुत क्लियर बता दिया ना क्या क्या हुआ, फिर आ जाएगा सस्पेंस। मैं तो बात कर रहा हूं कि इस सिस्टम और उस सिस्टम में इन 3 चीजों का क्या हल होता है। बाकी अगर बड़ा डिफरेंट किस्म का एरर बना दिया सवाल वाले ने तो फिर देखेंगे सस्पेंस आता है कि नहीं आता। सवाल करते हैं जी। है बड़ा टाइम है जुम्मे में जी। कौन सा कर लें?
क्वेश्चन 3 किया था, फोर किया था ना, 5 कर लिया था हैं? नहीं 5 नहीं किया। अच्छा चलो कोई ये कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं। पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस बनाया और जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था वो कम आ रहा था। इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, आपसे रिक्वायरमेंट में तो नहीं कहा सस्पेंस अकाउंट बनाएं, लेकिन अगर आपको ट्रायल में डिफरेंस सवाल में बता दिया तो आप वर्किंग में सस्पेंस बना लें, ताकि सारा कुछ ठीक करने के बाद सस्पेंस नील हो जाए तो खुशी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें पहली लाइन से पता चल रहा है कि सस्पेंस था। इतनी सारी मेहनत की। पहला एरर, इतनी देर जो खाली बैठे रहे मेरे मिटाने तक, मुझे देखते रहे मैं मिटा रहा हूं कि नहीं मिटा रहा। पढ़ ही लेते यार। An invoice of 3700 was debited to purchases, but the goods were received after year end and were not included in closing inventory। इस तरह का एरर पहले भी किया था। चीजें हमने खरीदी थी लेकिन हमें ईयर एंड तक पहुंची नहीं थी और अकाउंटेंट ने इनको पहले ही परचेजेस कह दिया, ईयर एंड पे अभी ये रस्ते में थी, तो गुड्स इन ट्रांजिट कहना चाहिए था, परचेजेस कह दिया। क्या करूं? गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। कितनी? 3700। स्टोर इक्विपमेंट जो कि 8100 कॉस्ट वाला नहीं, बल्कि पढ़ तो नहीं पहले। स्टोर इक्विपमेंट था एक जिसकी कॉस्ट 8100 थी, बुक वैल्यू 3600 थी और वो 2500 का बेचा था। कैश वॉज डेबिटेड एंड स्टोर इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड फुल स्टॉप। जी, यानी उसने कैश डेबिट किया होगा, स्टोर इक्विपमेंट बुक वैल्यू से क्रेडिट किया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने लगा तो वहीं रुक के चला गया। अकाउंटेंट बन के सोचें गलती, देखें करेक्ट बताता हूं पहले, करेक्ट क्या हुआ होगा, करेक्ट क्या होना चाहिए? कैश डेबिट 2500, एक्यूमुलेटेड अलग कर दें, एसेट अलग कर दें, ये भी ठीक है, एसेट नेट कर दें वो भी ठीक है। इक्विपमेंट 8100 और बुक वैल्यू से इसका डिफरेंस ले लें तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगी 40, और गेन या लॉस, लॉस है मेरे ख्याल में, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 1100। ये करेक्ट है। अकाउंटेंट ने क्या किया? कैश वॉज डेबिटेड एंड इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब है कि वो ये एंट्री कर रहा था, अभी उसने इतना ही लिखा था, उसकी अम्मी ने बुला लिया, वो उठ के चला गया और बस भूल गया बाद में, क्योंकि कैश वॉज डेबिटेड एंड इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड फुल स्टॉप, बस नो अदर एंट्रीज। तो ये किया होगा उसने, ये करके फिर छोड़ के चला गया होगा। फिर उसने ये भी 2500 से ही किया होगा, कैश वॉज डेबिटेड एंड इक्विपमेंट वॉज क्रेडिटेड फुल स्टॉप, बस नो अदर एंट्रीज। तो उसने ये कर दिया होगा। तो अब क्या करें? कैश ठीक है, इक्विपमेंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेबिट नहीं हुई वो कर देते हैं 4500, लॉस डेबिट नहीं हुआ वो कर लें, और इक्विपमेंट
थोड़ा क्रेडिट हुआ है और क्रेडिट कर लें 5600। नहीं, ये तो सारे एक ही काम हो रहे हैं, एरर ठीक हो रहे हैं, तो सबकी नरेशन होगी कि एरर रेक्टिफाई हो रहा है बस। तीसरा एक चेक था जो कस्टमर से मिला था, वो डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर का मतलब होता है कि कस्टमर ने चेक दिया और आपने लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, तो कस्टमर ने चेक दिया लेकिन जब वो चेक उसके बैंक में प्रेजेंट हुआ तो उसके पैसे नहीं थे, जो भी मसला था, चेक बाउंस हो गया। लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं की। किसकी कोई एंट्री नहीं की? चेक मिलने की कि चेक बाउंस होने की? चेक बाउंस होने की। जब चेक मिला होगा, जमा कराया होगा, तो क्या एंट्री की होगी? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। अब वो चेक बाउंस हो गया तो एंट्री नहीं की, अब कर लेते हैं। बैंक वापस डेबिट, नहीं, डेटर वापस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब उस डेटर का नाम नहीं पता, नाम पता होता तो उसके नाम वाला अकाउंट यूज कर लेते। कितना? 1850। .4। हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था लेकिन इसको परचेजेस अकाउंट में कर दिया। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। चल गए यार, सही है, होने लग गया चैप्टर, ये सही है, गुड। इक्विपमेंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। कितना? और अगर इक्विपमेंट डेबिट नहीं किया था तो यकीनन इसने डेप्रिसिएशन भी नहीं की होगी। अब कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 15, 20। क्या हुआ? हाँ, डेट नहीं बताई तो पूरा साल। 5 परचेज इनवॉइस थी जो सप्लायर के अकाउंट में डेबिट लिख दी। ये बुक्स में रिकॉर्डिंग की गलती है? नहीं, सप्लायर के अकाउंट में गलती है। अब चूंकि सप्लायर के अकाउंट में गलती है तो ये जानना पड़ेगा कि कंट्रोल अकाउंट बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते होते तो हम इस एंट्री को रेक्टिफाई ना करते, क्योंकि एक इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में गलती की है। अगर कंट्रोल अकाउंट बनते होते तो फिर हम इसको लिफ्ट ही ना कराते, इसका आंसर लिख देते नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट ही ना होता, ये तो रफ कॉपी पे किया होता। और अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो फिर ये इज्जत के साथ हमारी बुक्स में मौजूद है और इसकी होगी रेक्टिफिकेशन। तो कंट्रोल अकाउंट बनते हैं कि नहीं बनते? तो बाय डिफॉल्ट बनते हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं बनते। तो इस एरर को हम ठीक कर लेते हैं। और एरर है एक अकाउंट में अमाउंट गलत लिखने का भी और साइड गलत लिखने का भी। परचेज इनवॉइस सप्लायर के अकाउंट में, यानी परचेजेस सप्लायर के अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में किस साइड पे पोस्ट करनी थी? क्रेडिटर में परचेजेस किस साइड पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। तो उसके टी अकाउंट में 917 क्रेडिट, क्या कर रहा हूं मैं, 197 क्रेडिट लिखना था, 917 डेबिट लिख दिया। देखें, परचेज है तो क्रेडिटर के अकाउंट में परचेजेस किस साइड पे आती हैं? क्रेडिटर के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो परचेज 197 की थी, उस इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए थी। हमने अमाउंट भी गलत लिखी और लिख भी डेबिट साइड पे दी। इस सप्लायर को क्रेडिट 197 करना था, डेबिट 917 कर दिया। तो वो जो गलत डेबिट कर दिया वो भी क्रेडिट होना है और जो नहीं क्रेडिट हुआ वो भी क्रेडिट होना है। तो इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा 1114। क्रेडिटर को कर देंगे क्रेडिट।
और बस एक अकाउंट में गलती थी, ठीक कर ली, सस्पेंस। परचेज रिटर्न्स बुक वॉज अंडर कास्टेड, तो परचेज रिटर्न्स डे बुक का टोटल कम हो गया। कंट्रोल अकाउंट चूंकि नहीं बनते तो इसका इफेक्ट सिर्फ परचेज रिटर्न्स अकाउंट में गया होगा। देखें बाय डिफॉल्ट कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते, इसमें बता लास्ट टाइम सवाल आया था उसमें लिखा हुआ था कंट्रोल अकाउंट नॉट मेंटेन, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट नहीं बन रहे होते। चूंकि कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे तो जो बुक का टोटल किया होगा वही टोटल परचेज रिटर्न में भी जाएगा, वही टोटल क्रेडिटर में भी जाएगा। कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते, क्रेडिटर में तो इंडिविजुअल जाने हैं, टोटल तो सिर्फ परचेज रिटर्न्स के अकाउंट में जाना था। कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते, जाके जाके बस खत्म हो रहा है। कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते, परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल कहां कहां पोस्ट करना होगा, सिर्फ परचेज रिटर्न में। कंट्रोल अकाउंट बनते होते तो वो टोटल क्रेडिटर में भी करते और परचेज रिटर्न में भी करते। कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो परचेज रिटर्न का टोटल सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट में जाना था और क्रेडिटर्स में इंडिविजुअल जाने थे। तो इस टोटलिंग की गलती का असर किस पे पड़ा होगा, सिर्फ परचेज रिटर्न अकाउंट पे। अंडर कास्ट हो गया है तो परचेज रिटर्न को और क्रेडिट कर देते हैं। कितना 6। ये वो बात है जो अभी मैंने आपको समरी में नंबर 1 एरर बताया था कि बुक्स में कास्टिंग एरर हुआ है और कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते हैं तो सिर्फ ये सेल को अफेक्ट करेगा और सस्पेंस लाना पड़ेगा। ये भी जो बातें लिखवाई थी मैं पहले यही बात बताई थी मैंने कि बुक्स में कास्टिंग का एरर है और कंट्रोल अकाउंट नहीं बनते तो बस सिर्फ सेल ही इफेक्ट होनी है। अच्छा सेल मैंने मिसाल बोला है, सेल परचेज सेल रिटर्न परचेज रिटर्न सिर्फ वही इफेक्ट होने, क्योंकि क्रेडिटर्स में तो एक एक करके फिगर गई होगी तो इसलिए सिर्फ परचेज रिटर्न का मसला था, वो ठीक कर लिया, सस्पेंस आ गया। और ये कल बताई थी बात, वो जो रफ रजिस्टर बनाया है ना उसको सेल लेजर परचेज लेजर कहते हैं। सेल लेजर में कस्टमर्स के अकाउंट बनाए हुए हैं और परचेज लेजर में सप्लायर के अकाउंट। ये जो कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं अलग अलग, इनको सेल्स लेजर ओवरऑल बोलते हैं और जो सप्लायर्स के अलग अलग अकाउंट हैं उनको ओवरऑल परचेज लेजर बोलते हैं। ऐसे उन सब का नाम है कि ये सेल्स लेजर है, ये परचेज लेजर है। ये सेल्स लेजर का ये सेल्स टी अकाउंट नहीं है। ये जो वर्ड सेल्स लेजर यूज हुआ है, सेल्स लेजर, ये वर्ड यूज होता है इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट्स को ओवरऑल सेल्स लेजर कह रहे होते हैं। और ये जो परचेज लेजर का वर्ड यूज हुआ है सप्लायर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स को ओवरऑल परचेज लेजर बोल रहे होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, अ बैलेंस ऑफ 730 इन सेल्स लेजर। इसका मतलब है हमारे कस्टमर्स के टी अकाउंट्स में से किसी एक कस्टमर का बैलेंस 730 आ रहा है, इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट अ बैलेंस ₹880 इन परचेज लेजर। इसका मतलब है कि ये वही बंदा है, इससे रिसीवेबल भी आ रहा है, इसको पेएबल भी आ रहा है। तो ये मैंने कॉन्ट्रा वाली बात बताई थी। तो क्या एंट्री होनी चाहिए, क्रेडिटर्स डेबिट डेटर क्रेडिट, और किस अमाउंट से, डिफरेंस से लोअर से। तो 730 से इज टू बी ऑफसेट यानी भी करनी है तो 730 से क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये कॉन्ट्रा है, मैंने कल परसों शायद बताई है। ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी थी, एक रहती, अच्छा मिस हो गई। ओए अच्छा फिर वो जबानी वो जुम्मे का टाइम है। फर्नीचर के अकाउंट में असल में 13800 था लेकिन गलती से BD 18300 लिख दिया। फर्नीचर के एक अकाउंट की बात हो रही, फर्नीचर अकाउंट बस। BD असल में 13800 था लेकिन गलती से वो BD 18300 लिख दिया, यानी फर्नीचर ज्यादा डेबिट लिख दिया। तो फर्नीचर हो जाएगा क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा और डेबिशन ठीक कर देंगे। और प्रॉफिट ठीक करने को कहा है तो वो ऊपर गलत प्रॉफिट दिया हुआ है। इनमें जहां जहां P&L आइटम्स डेबिट हो रही हैं वो लेस करते जाएंगे, जहां जहां क्रेडिट हो रही हैं ऐड कर देंगे। एरर्स वाला चैप्टर खत्म। फिर भी मैं आपको ना इखलाकन एक सवाल अगली क्लास में और करा के और इसकी एक थ्योरेटिकल चीज बता के फिर आइए सेट शुरू करता हूँ।
ख़त्म हो गया एरर्स जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी ठीक है जी अल्लाह हाफ़िज़।